हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 17 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किस मंत्रालय के तहत आता है? इसको हिंदी में कहते हैं हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद। हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, जो कि कपड़ा मंत्रालय के अधीन आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब ये जो संस्था है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड संस्था को बंद करने की स्वीकृति दे दी है, यानी कि ये जो संस्था है क्लोज कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। जो हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद संस्था थी, इसका काम था भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनको भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य तथा भारत के बाहर निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना। भारत का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट्स मेला है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, जिसका आयोजन हर साल हरियाणा के फरीदाबाद शहर में किया जाता है। वर्तमान में भारत की कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो कि रेलवे मंत्री भी हैं। एमएसएमई मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो कि परिवहन मंत्री भी हैं। जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अब यहाँ से दूसरी न्यूज है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अधीन आयुष निर्यात संवर्धन परिषद के स्थापना की मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अधीन आयुष निर्यात संवर्धन परिषद के स्थापना की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य होगा भारत तथा दुनिया में बढ़ती हुई आयुष उत्पादों को देखते हुए आयुष उत्पादों की मांगों को पूरी करने के लिए आयुष उत्पादों का निर्यात करना। आयुष उत्पाद के अंतर्गत कौन कौन से उत्पाद आते हैं? जैसे आयुर्वेद उत्पाद, होम्योपैथिक उत्पाद, सिद्धा, यूनानी, सोवा उत्पाद तथा अन्य हर्बल उत्पाद। ये जो सारे उत्पाद हैं आयुष उत्पादों के अधीन आते हैं, तो इनको निर्यात करने के लिए, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य या भारत के बाहर भेजने के लिए एक संस्था बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा आयुष निर्यात संवर्धन परिषद, जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन काम करेगी। आयुष मंत्रालय जो कि 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम को मिलाकर बनाया गया है, ये कौन कौन सी हैं? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक। हाल ही में 4थे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व यूनानी दिवस हर साल मनाया जाता है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून को विश्व होम्योपैथी दिवस, 10 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है अजय माथुर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में, इसकी स्थापना होती है 2015 में। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संस्था है, इसको भारत और फ्रांस देश के साथ मिलकर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान करना, साथ ही साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट, कंपनियां तथा इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। इसके अलावा भारत की एक दूसरी संस्था है जो कि ऊर्जा से संबंधित है, इसका एग्जाम में अक्सर फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका नाम है टेरी। टेरी, जिसका फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसे हम हिंदी में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के नाम से जानते हैं। टेरी का मुख्यालय है नई दिल्ली में।
क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी है? तो हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनी हैं भवानी देवी। तलवारबाज जो कि एक प्रकार का गेम है, एक प्रकार का खेल है, जिसको इंग्लिश में फेंसर के नाम से जाना जाता है। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं भवानी देवी, जो कि तमिलनाडु राज्य से आती हैं, जो कि एक तलवारबाज हैं, फेंसर हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी हैं। जो टोक्यो ओलंपिक हैं, इनका आयोजन 2021 में 23 जुलाई से 28 अगस्त 2021 के बीच जापान के राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। इनका पहले आयोजन 2020 में होने वाला था, जिनको कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। जो ओलंपिक खेल हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन ओलंपिक खेल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 का आयोजन किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। इसके 4 साल बाद यानी कि 24 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फिर इसके 4 साल बाद 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में। ये तो बात हो गई समर ओलंपिक यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की। जो शीतकालीन यानी कि विंटर ओलंपिक खेल हैं, इनका आयोजन 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में, 2026 में इटली के मिलान तथा कोर्टिना शहर में। ओलंपिक जो खेल हैं, ये यूथ ओलंपिक खेल भी होते हैं। 2026 में ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा सेनेगल के डकार शहर में, जबकि 2024 में शीतकालीन यूथ ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा दक्षिण कोरिया के गंगवान शहर में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि ओलंपिक खेलों की गवर्निंग बॉडी है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष दोबारा से फिर से बने हैं थॉमस बाग। टोक्यो 2021 ओलंपिक संचालन समिति के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है जापान देश की मंत्री शिको हाशिमोतो को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में वह देश जो सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो हाल ही में अमेरिका देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। पहले नंबर पर भारत सबसे ज़्यादा इराक देश से तेल मंगाता है, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर ईरान, चौथे नंबर पर यूएई। वर्तमान में भारत सबसे ज़्यादा तेल इराक देश से मंगाता है, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका देश हो गया है। पहले सऊदी अरब देश से भारत सबसे ज़्यादा तेल मंगाता था, लेकिन हाल ही में ये जो रैंकिंग है चेंज हो गई है। अब भारत में सबसे ज़्यादा जो तेल है, कच्चा तेल है, ये अमेरिका देश से आता है। आंकड़ों के अनुसार इराक भारत के लिए शीर्ष तेल विक्रेता देश है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक एवं उपभोक्ता देश है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है गुजरात के जामनगर में, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि मुकेश अंबानी की रिफाइनरी है। भारत तथा एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है डिगबोई असम, जो कि सरकारी रिफाइनरी है। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम रिजर्व हैं ये हैं नंबर 1 पर वेनेजुएला देश के पास, नंबर 2 पर सऊदी अरब देश के पास, नंबर 3 पर कनाडा के पास, नंबर 4 पर ईरान के पास, नंबर 5 पर इराक के पास। ये हैं वो कंट्री जिनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तेल के भंडार हैं, रिजर्व भंडार उपस्थित हैं। जितने भी तेल निर्यातक देश हैं, तेल बेचने वाले देश हैं, उनका एक संगठन है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो कि दुनिया भर के जो पेट्रोलियम उत्पादक 13 प्रमुख देश हैं, इनका एक संगठन है। इसमें 13 देश कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला,
यूएई, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गाबोन, गिनी और कांगो। इन देशों का आपको नाम नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है जो तेल उत्पादक देश हैं इनमें 13 देशों का एक संगठन है जिसका नाम है ओपेक। यहाँ से इसका फुल फॉर्म तथा मुख्यालय पूछा जाता है। ओपेक का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में लक्ष्मण पाई का निधन हो गया है। आपको बताना है कि लक्ष्मण पाई एक डैश प्रसिद्ध क्या थे। तो लक्ष्मण पाई जो कि एक भारत के महान चित्रकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं भारत के महान चित्रकार लक्ष्मण पाई, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है, भारतीय चित्रकला का जनक, फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। क्यों? क्योंकि जो राजा रवि वर्मा थे ये एक महान चित्रकार थे। साथ ही साथ जो हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, आप जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवता देखते हैं जैसे लक्ष्मी देवी, सरस्वती, राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, इन सारी की जो तस्वीर है, फोटो है, ये राजा रवि वर्मा के द्वारा ही पहली बार बनाई गई थी। हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उन सारे देवी देवताओं की जो पहली बार फोटो है ये बनाई गई थी राजा रवि वर्मा के द्वारा, इसीलिए इनको भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है। तो भारत में हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है इसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों 16 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि 16 मार्च 1995 में भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसीलिए हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। और इसलिए ये क्वेश्चन इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 का टीकाकरण चल रहा है भारत में। टीकाकरण क्या होता है? तो जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग को रोकने के लिए जो प्रतिरक्षक दवाई दी जाती है, जो टीका दिया जाता है, उसे ही हम टीकाकरण या वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं। और इस समय दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 का वैक्सीनेशन भारत में चल रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कोविड-19 से रिलेटेड हैं। जैसे भारत में इमरजेंसी यूज के लिए 2 कोविड-19 के टीकाकरण की अनुमति दी गई है। ये 2 टीका कौन कौन से हैं? पहला है कोविशील्ड वैक्सीन, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। दूसरा टीका है कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। भारत ने एक पहल शुरू किया जिसका नाम है वैक्सीन मैत्री पहल। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी पड़ोसी देश को फ्री में कोविड-19 के टीका दिया है। ये देश कौन कौन से हैं? भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशल्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस। ये सारे देश हैं जिनको भारत सरकार ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत फ्री में कोविड-19 के टीका दिया है, सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर। भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु कोविन नाम का ऐप तैयार किया है। कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है RS शर्मा को। भारत सरकार ने बजट 2021 में कोविड-19 टीका के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। बजट 2021 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कोवैक्स नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया है। कोवैक्स प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म है कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एसेस। इस प्रोग्राम के तहत
उन सारे देशों को जो कि बहुत ही गरीब हैं या फिर अपने अकेले दम पर कोविड-19 महामारी से लड़ नहीं सकते हैं तथा कोविड-19 की वैक्सीन नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसे गरीब देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र के तहत फ्री में कोविड-19 की का जो वैक्सीनेशन है प्रोवाइड किया जाएगा, वैक्सीन दिया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है कोवैक्स प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गरीब देशों को फ्री में कोविड-19 का टीका दिया जाएगा, जिसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है कोवैक्स प्रोग्राम। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत कोविड-19 टीका पाने वाला दुनिया का पहला देश बना है घाना। ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो घाना देश को वैक्सीन दी गई है ये भारत में बनी है, जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। एस्ट्राजेनेका वही वैक्सीन है जिसका भारत में नाम है कोविशील्ड। तो आपको याद रखना है, भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाई गई है ये कोवैक्स प्रोग्राम के तहत सबसे पहले घाना देश को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को कितने लाख की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में भारत सरकार ने कहा है जितने भी भारत में पत्रकार कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड-19 के चलते डेथ हुआ है उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया मुंबई में, जबकि काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया तथा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा जो काला नमक महोत्सव है इसके बारे में। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये एक विशेष प्रकार का चावल है जो कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज तथा संत कबीर में नगर में पाया जाता है। इसी को काला नमक चावल कहा जाता है जो कि एक विशेष प्रकार का चावल है। हाल ही में जो काला नमक चावल है इसको उत्तर प्रदेश सरकार सिंगापुर देश को निर्यात भी किया है, यानी कि इस चावल को सिंगापुर देश में भेजा गया है। इस चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है, साथ ही साथ इस चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। क्यों? माना यह जाता है कि जो काला नमक चावल है इससे बनी खीर खाकर गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना उपवास तोड़ा था, तो यह एक जो चावल है ऐतिहासिक चावल भी माना जाता है। इसके अलावा एक दूसरा चावल है जिसका नाम है लाल चावल। जो लाल चावल है ये असम राज्य का चावल है जिसको हाल ही में अमेरिका देश को निर्यात किया गया है। जो लाल चावल असम राज्य का है इसको अमेरिका देश में निर्यात किया गया है, जबकि काला नमक चावल को सिंगापुर देश में निर्यात किया गया जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक चावल है। यहाँ पर बात की गई है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ की राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है भारत भारती सम्मान, जो कि साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है हाल ही में। उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क कोचिंग सुविधा अभ्युदय प्रोग्राम को शुरू किया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भारत का पहला किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा कानपुर शहर में। कानपुर शहर में ही भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश राज्य में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है।
जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब हम चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाएं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति शुरू किया है, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू किया है, अभ्युदय योजना शुरू किया है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू किया है, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया है, कन्या सुमंगला योजना। ये जो सारी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल यानी कि सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल स्थापित किया गया है बेंगलुरु शहर में। यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि फुल्ली एसी है, सेंट्रलाइज्ड एसी है और इसका नाम दिया गया है एम विश्वेश्वरैया के नाम पर। इसका नाम दिया गया है एम विश्वेश्वरैया के नाम पर। एम विश्वेश्वरैया जो कि भारत के एक महान सिविल इंजीनियर थे, इन्हीं के नाम पर हर साल भारत में 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। इस रेलवे स्टेशन को फुल्ली यानी कि सेंट्रलाइज्ड एसी बनाने में 314 करोड़ रुपए की लागत आई है। जो बेंगलुरु शहर है ये कर्नाटक राज्य की राजधानी है और इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे स्पेस सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं बेंगलुरु शहर को, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया। इन सारे नामों से बेंगलुरु शहर को जाना जाता है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय है बेंगलुरु शहर में। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक राज्य में। भारत का पहला फूल प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा कर्नाटक राज्य में। हाल ही में कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना है जिसका नाम है विजयनगर। कर्नाटक के मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा कर्नाटक के कोप्पल में। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में वह देश जो कि विदेशी मुद्रा भंडार में रूस को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। तो हाल ही में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार में रूस को छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर है जापान, तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड, अब चौथे नंबर पर भारत हो गया है। जबकि पहले भारत रूस से पीछे था लेकिन अब भारत चौथे नंबर पर हो गया है, रूस को पछाड़ दिया है। वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 580.3 बिलियन डॉलर। तो चलिए अब हम जान लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार किसे कहते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि तथा अन्य संपत्तियां जैसे सोने के भंडार, केंद्र विदेशी बैंक नोट, विदेशी बैंक जमा, विदेशी ट्रेजरी बिल, एसडीआर स्पेशल ड्राइविंग राइट्स तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रखी गई संपत्ति को ही विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम पर जाना जाता है, जिसकी मदद से कभी भी अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोन लिया जा सकता है। यानी कि हाल ही में किस राज्य ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।